टेबल बनाने का तरीका क्या है, ये इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने से पहले जब हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल के अंदर जीरो से लेके यहां तक जो एंगल हमारे पास आते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कंसीडर होंगे। उसमें जो मेजर एंगल यूज होते हैं, जो ज्यादातर एंगल यूज होते हैं, जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज भी होने और आगे जाकर भी यूज होते हैं, जिन्हें हम 0-90 के बिटवीन रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं, वो हमारे पास 30 डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री एंगल होता है और फिर 60 डिग्री एंगल होता है। इस तरीके से ये वाला हमारे पास 30 डिग्री हो गया, 45 कर देता हूं, ये वाला हमारे पास 45 डिग्री और ये वाला हमारे पास 60 डिग्री। तो 15 के डिफरेंस से ये तीन एंगल आ रहे हैं। तो 30, 45, 60 इन तीन एंगल्स पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर का पता लग गया तो फिर बाकी जो एंगल्स हमारे यहाँ पे इन क्वाड्रेंट्स के अंदर आएंगे उनकी वैल्यूज भी हमें आसानी से पता लग जाएगी। तो आप देखें कि यही वैल्यू फिर रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप आगे एंगल की तरफ मूव करते जाएंगे यही वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि उस एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां होगा फिर उसको देखा जाएगा कि इस क्वाड्रेंट के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव वैल्यू देता है। चले एक वैसे मैं आपको बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ की, यानी परपेंडिकुलर यहां से थ्रो किया, तो यहां से जो हमारा ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट तक जो एंगल बन रहा था हमारे पास वो 90 में 45 ऐड करके बनाया गया, यानी 135 डिग्री एंगल बना। अब अगर आप एक वैल्यू लिखते हैं sin 45 डिग्री और एक वैल्यू लिखते हैं sin 135 डिग्री, तो ये दोनों आंसर सेम देगा। 145 पे भी वही आंसर होगा जो sin 135 पे आंसर होगा। अच्छा, एक बात तो ये कि इसको हम जो है ना वो कोटर्मिनल एंगल भी कह सकते हैं क्योंकि इनके आंसर सेम आ रहे हैं। एक चीज का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस याद रखें। डिफरेंस ये होगा कि अगर sin 45 का आंसर हमारे पास 1/√2 आ रहा है तो मे बी कि ये आंसर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आ जाए। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होगा, बाकी आपके आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे और ये डिपेंड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर अप्लाई कर रहा है। अब देखिए इसी तरीके से मैं यहां से एक परपेंडिकुलर थ्रो करता हूं, इस पॉइंट पे भी इसका आंसर 1/√2 होगा। अब मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर थ्रो करता हूं यहां से, तो एक सर्कल के अंदर 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके आंसर बिल्कुल सेम होंगे। 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/, इसी तरह बेशुमार ऐसी वैल्यूज है जो सेम टू सेम आती हैं। अब आपने देखना ये है कि हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है। अब आप देखें कि अगर साइन की सिर्फ बात की जाए तो sin 45 का यहाँ आंसर 1/√2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इन दो जगहों पे 1/√2 जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। अब इन एक तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना था कि आपके इस तरीके से एंगल की वैल्यू तो चेंज होती जाती है एक सर्कल के अंदर, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो बिल्कुल सेम टू सेम आती है, कभी वो पॉजिटिव होगी कभी वो नेगेटिव होगी। तो आपको मैं टेबल ड्रॉ करने का तरीका बताता हूं कि आप किस तरीके से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कुछ स्टैंडर्ड एंगल की बात की जिसमें अगर मैं 0-90 को भी इंक्लूड करूं तो टोटल 5 एंगल्स बनते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90, ये टोटल 5 एंगल्स बनते हैं। इनकी नंबरिंग में कुछ इस तरीके से करता हूं, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से मुराद मेरा sin 30, sin 45, cos 30, cos 45, इस तरीके से डिफरेंट किस्म के एंगल्स पे वैल्यू है। तो आपने करना क्या है, यहां से आपने नंबरिंग करनी है 0, 1, 2, 3 और लास्ट में 4 आ गया। अब लास्ट नंबर 4 है, हर नंबर को 4 पे डिवाइड करते जाए। तो ये एक ऐसा ट्रिक है जिसके थ्रू आप हर तरह की वैल्यू को अपने जहन में याद रख सकते हैं। हर नंबर को 4 पे डिवाइड किया, हर नंबर का ले लिया आप स्क्वायर रूट, यहां से भी लिया, यहां से भी लिया, इसका स्क्वायर रूट भी लिया, इसका स्क्वायर रूट भी लिया। तो देखिए जो फर्स्ट आंसर आ रहे हैं, जरा तरतीब के साथ मैं लिख रहा हूं, जो फर्स्ट आंसर मेरे पास आ रहे हैं मैं यहां से एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। जो मेरे पास ये मेरे पास एंगल आ गए, यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल्स, यहाँ पे थीटा में एंगल लिख देता हूं, यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूं, यहाँ पे कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे टेंजेंट। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपने
क्या करना है, इस ट्रिक को याद रखना है। तो आपके पास तकरीबन 24 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आ जाएगी, 24 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आ जाएगी। 24 किस तरीके से, मैं आपको कह रहा हूं कि हर क्वाड्रेंट के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। फर्स्ट में 6, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरीके से टोटल 24 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी वैल्यूज आप एक छोटे से ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। तो देखिए जरा, यहां पे एंगल की मैं बात करता हूं, ये पहला एंगल 0 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, तीसरा एंगल यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, मैं 15 के डिफरेंस से सारे लिख रहा हूं, फिर ये 60 डिग्री हो गया, और पहले और आखिरी एंगल के दरमियान 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये पहले एंगल के दरमियान में भी 30, ये भी 30, तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, और इन्हीं एंगल्स की हर क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। अगर ये याद हो जाए तो सारे याद हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं जरा साइन की तरफ। ये जो मैंने एक ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ ऊपर, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरतीब से वैल्यू का लिखा हुआ है, यानी 0 को अगर 4 पे डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आएगा वो साइन 0 का आंसर होगा। इसी तरीके से अगर 1 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1/2, ये साइन 30 का आंसर है, 1/2। इसी तरीके से अगर हम यहां से कैंसिलेशन करें तो 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, तो साइन 45 पे आंसर 1/2 होता है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 3 एक प्राइम नंबर है, रेडिकल साइन में रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो देखें साइन 60 का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। इसी तरीके से 4 का अगर मैं 4 से कैंसिल करूं, जो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो आपके पास साइन 90 का आंसर भी आ चुका। अब यहां बात खत्म नहीं, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसी ट्रिक के साथ आप फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आप ग्राफिकली देखें ना, हम 11 चैप्टर के अंदर ना इसको ग्राफिकली भी डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यूज साइन और कॉस की वैल्यूज में क्या खास डिफरेंस है। यहां सिर्फ हम न्यूमेरिकली देख लेते हैं, तो देखें यहां जो सबसे बड़ा आंसर है वो 1 है, सबसे छोटा आंसर 0, और दरमियान में फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है वैल्यू। अब देखिए यहाँ 1 लास्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब रिवर्स में वैल्यू लिखते जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1/2, 1/2, 0 आ गया। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, वरना अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मेरे ख्याल से 1 मिनट से भी पहले आप इस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे, और आप उस एग्जाम के अंदर जो भी आप एंटी टेस्ट दे रहे हैं या किसी भी किस्म का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप बड़ी जल्दी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। तो देखिए टेंजेंट 30, अब टेंजेंट 30 में पता है साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। जब साइन को कॉस पे डिवाइड किया जाए तो टेंजेंट का कोई भी एंगल आता है, तो लिहाजा मैं 0 को 1 पे डिवाइड करता हूँ, 0 आ गया, इसको डिवाइड करता हूँ, तो आप ये देखें मेंटली कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से 1 बचा, नीचे से स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचा, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर सिर्फ 1 बचेगा। इसी तरीके से इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ऊपर से स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया और नीचे से हमारे पास 1 बच गया। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता। अब बात रही कि ये 2 कहां पे गया, असल में जब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, आप समझ लें कि ये फ्रैक्शन दरमियान में लिखी हुई है, तो इस तरह के फ्रैक्शन में ये 2 से कैंसिल हो जाता है, और अगर ये दो नंबर मैच हो जाए तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का एक ट्रिक है फ्रैक्शन के हवाले से। 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे, हमने ये कहा समथिंग ओवर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, और अगर समथिंग ओवर 0 आ चुका है तो इसको आप अनडिफाइंड फॉर्म में लिख दें। मैं लफ्ज लिख देता हूं अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड फॉर्म हमारे पास आ गई, इनफिनिट फॉर्म भी इसे हम कहते हैं। तो ये देखें आपके पास, ये आपके सामने ये टेबल बन चुका है। अब इसी से आप इनके रेसिप्रोकल की वैल्यूज भी याद रख सकते हैं। देखें ये टोटल कितनी 5 वैल्यूज है, और इनके रेसिप्रोकल अगर बनाए जाए, कोसिकेंट 0 की वैल्यू देखें तो ये 0/1 था तो वो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन गई। एक को मैं सिर्फ डिस्कस कर लेता हूँ, अनडिफाइंड फॉर्म बन गई। फिर इसी तरीके से 1/2 है, तो अगर कोसिकेंट 30 की वैल्यू होगी तो वो 2 आ जाएगी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका रेसिप्रोकल 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। ठीक हो गया। तो यहां से आप कोसिकेंट की भी तमाम वैल्यूज को याद रख सकते हैं, सीकेंट की तमाम वैल्यूज और कोटेंजेंट की तमाम वैल्यूज को याद रख सकते हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं, 0 से 90 के दरमियान ये तो 5 वैल्यूज आपके पास आ रही है।
फिर आगे जितने आपके पास बाकी जो क्वाड्रेंट है उनमें एंगल इंक्रीज करता जाएगा। आप इनमें से किसी में भी, इसमें फर्ज किया आप 45 ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाया, इसमें 45 ऐड करते हैं, तो 45 ऐड करने से ये यही आंसर देगा, डिपेंड करेगा इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है। आगे जाकर एक चैप्टर हम पढ़ेंगे 10 चैप्टर, उसकी 1 एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के हवाले से होगी कि अगर आप 90 में कोई भी एंगल, रेफरेंस एंगल ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक सिंबल की चेंजिंग होती है, और वो चेंजिंग, उस चेंजिंग की सिलेक्शन के लिए हमें क्वाड्रेंट को देखना होता है, और क्वाड्रेंट भी हमें एंगल के से पता लग जाता है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है।